ना खबर अखबार में आती है ना टीवी में आती है, लेकिन जो भी आया इनको डराया बहुत। अशोक चौहान जो आदर्श हाउसिंग स्कैम के मुख्य दोषी थे वो बीजेपी में शामिल हो, रिश्वत लेते कैमरे में पकड़े। इसी घोटाले में फर्जी नामों का भी खुलासा हुआ है। इसमें एक सब्जी वाला और ऑटो वाला, इनके नाम पर भी एक फ्लैट। शुभेंदु अधिकारी 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। क्या होने वाला था? उनकी जांच रुक गई। बीजेपी की वॉशिंग मशीन का यही काम है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई वॉशिंग मशीन निकाली। पेश है नई और अत्याधुनिक सभी स्कैम्स को धोने वाली बीजेपी वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन ऐसे है, यहाँ से आप करप्ट नेता डालोगे तो वहां से अनकरप्ट नेता निकलेगा। ऐसी एक पार्टी से आप बीजेपी में आ जाओगे तो वो नेता अनकरप्ट हो जाएगा। जैसे एक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी अलायंस में आ गए, वैसे ही उनके ऊपर के सभी केस दब गए। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उसके बारे में कोई विवाद नहीं हो रहा। उसके इस टॉपिक के बारे में ना खबर अखबार में आती है ना टीवी में आती है, सभी चुप बैठे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने शेयर करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, तो दोस्तों एक एक करके मैं आपके सामने ऐसे बहुत सारे पॉइंट रखूंगा, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो मैं मुद्दा बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, और कितने केसेस ऐसे सामने हैं। उसमें से कुछ मेन केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो उसमें से पहली केस है विजेंद्र सिंह, जो ओलंपियन बॉक्सर है। तो वो एक रात पहले कह रहे थे मैं बीजेपी में कभी शामिल नहीं हो सकता, लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस मुद्दे पे एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप रातों रात बीजेपी में कैसे आ गए, तो उनका आंसर क्या है जरा सुनिए। मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो। तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता। मुझे नहीं पता इनके सपने में कौन आया, कहाँ से आया, लेकिन जो भी आया इनको डराया बहुत होगा। कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ, जो रोज पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते के बारे में आए दिन रिपोर्टर के सामने बात रखते थे और अपने पुराने वीडियो में कहते थे मैं बीजेपी में कभी शामिल नहीं होऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, जो आदर्श हाउसिंग स्कैम के मुख्य दोषी थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके ऊपर के सभी केसेस गायब हो गए, हट गए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आदर्श हाउसिंग घोटाला क्या है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का जो मेन काम था वो यही था कि कारगिल युद्ध में जितने भी सैनिक थे और उनके परिवार वालों को घर दिया जाए। मुंबई के कोलाबा में बनाए गए इस फ्लैट की असली कीमत 8.5 करोड़ थी, लेकिन इन्हें नाम मात्र 85 लाख में बांट दिया गया। लेकिन जब ये स्कैम सामने आया तो सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से 102 फ्लैट में से सिर्फ 37 फ्लैट ही सैनिकों को अलाउड हुए थे। बाकी फ्लैट नेताओं को, नेताओं के घर वालों को, नेताओं के रिश्तेदारों को दिए गए थे, और उसमें ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को 3 फ्लैट अलॉट हुए थे। इसी घोटाले में फर्जी नामों का भी खुलासा हुआ है। इसमें एक सब्जी वाला और ऑटो वाला, इनके नाम पर भी एक फ्लैट दर्ज था। बड़ा हरामी हो बेटा। तो आप ये बोलेंगे कि इसमें बीजेपी सरकार का क्या रोल है? तो मैं आपको बता दूं, जब अशोक चौहान कांग्रेस में थे तो बीजेपी सरकार उनको करप्ट कहती थी। 2014 के पीएम रैली में पीएम मोदी कहते हैं अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? और बेशर्मी तो देखो, करगिल के युद्ध में मां भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? लेकिन 2014 में बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। महान नेता बताती है। असे ज्येष्ठ नेते माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब हे आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करता आहेत। तक गंगा में नाला आके मिल रहा है तो दिक्कत नहीं है,
नाले में गंगा नहीं जानी चाहिए। 2014-16 में पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन किया। क्या था ये नारदा स्टिंग ऑपरेशन? रिश्वत लेते कैमरे में पकड़े गए टीएमसी के कई नेता, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे। सीबीआई ने 2017 में शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ के कई नेताओं पर केस दर्ज किया। ये प्रधानमंत्री पद ऑक्शन में नहीं है जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। 2019 में सीबीआई ने लोकसभा स्पीकर से अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की मांग की, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ट्विस्ट देखिए, शुभेंदु अधिकारी 2020 में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही 2020 में वो बीजेपी में पहुंचे, 2021 में ममता बनर्जी के खिलाफ वो चुनाव लड़े और बीजेपी की सहायता से वो विधानसभा आज पहुंचे। और फिर क्या होने वाला था? उनकी जांच रुक गई। वाह क्या सीन है। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 417 उम्मीदवार खड़े किए थे। उसमें से 116 नेता अन्य पार्टी से लाए गए थे। वो करप्ट हो, अगर वो बीजेपी में आ गए तो वो अनकरप्ट हो जाएंगे। बीजेपी हमेशा कहती है कांग्रेस मुक्त इंडिया, तो इसी मिशन के तहत बीजेपी ने कांग्रेस से 37 नेता इंपोर्ट किए, मतलब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। वाह क्या सीन है। एज पर डेटा 24 कांग्रेस के नेता बीजेपी में 2014 से शामिल हुए। इन 25 नेताओं में से 23 नेताओं की जांच या तो धीमी पड़ गई या तो पूरी बंद हो गई। और यही दिख जाता है बीजेपी की वॉशिंग मशीन का असर कितना गहरा है। पेश है नई और अत्याधुनिक सभी स्कैम्स को धोने वाली बीजेपी वॉशिंग मशीन। 2019 के इलेक्शन रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री की कुर्सी नरोदा स्कैम्स के पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये प्रधानमंत्री पद ऑक्शन में नहीं है जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। लेकिन 2021 में 19 आरोपी के सहारे बंगाल में सीट जीतने की कोशिश की गई। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। 2014 के बाद ईडी ने 121 मंत्रियों के जांच की है, उसमें से 115 मंत्री विपक्ष है। लेकिन ये सोचने वाली बात नहीं है, जो नेता बीजेपी में है उनके ऊपर के केसेस गायब हो जाते हैं। जैसे ही कोई नेता किसी पार्टी से बीजेपी में आ जाता है, उनके ऊपर के केसेस, उनके ऊपर के क्राइम, इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे प्रफुल्ल पटेल एनडीए ज्वाइन करने के बाद ईडी केस इनएक्टिव हो गई। ऐसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा शारदा चिट फंड स्कैम में सीबीआई की इंक्वायरी जैसे वो बीजेपी में आ गए बंद हो गई। ऐसे ही महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम अजित पवार, जिनके ऊपर इरिगेशन स्कैम के आरोप लगे थे, जैसे वो एनडीए अलायंस में आ गए, उनके जांच रोक दी गई। जो आम लोगों के लिए नहीं है लेकिन पार्टी के लिए है। वो बस यही काम करते हैं। जो नेता अन्य पार्टी से बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जैसे ही वो अन्य पार्टी से बीजेपी में आएंगे, उनके ऊपर के सभी करप्शन के सभी केसेस बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी अकेले ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने ये सब काम कर रहे हैं। इससे पहले 2008 में जब मुलायम सिंह यादव ने डिस्प्रपोर्शनेट असेस केस जो मुलायम सिंह यादव के ऊपर था, जैसे ही एसपी ने यूपीए गठबंधन को 2008 में सपोर्ट किया, उनके ऊपर का वो केस कमजोर पड़ गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केज पैरेट कहा, यानी मालिक की बात सुनने वाला। यहां तक तो ठीक था, लेकिन सीबीआई के जो ऑफिसर अपॉइंटमेंट किए जाते, उनके ऊपर भी पॉलिटिकल लीडर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इलेक्शन करप्शन और फाइनेंसिंग। जैसे हर 5 साल बाद चुनाव होता है, तो इलेक्शन करप्शन 5 साल बाद दुगना हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2009 में एवरेज एमपी की सैलरी 9 करोड़ थी, लेकिन 2019 में उसी एमपी की सैलरी 19 करोड़ हो गई। आपको लगता है कि बालाकोट स्ट्राइक्स हेल्प करेंगी ये देश को जोड़ के रखने के लिए? कौन स्ट्राइक्स? बालाकोट स्ट्राइक्स जो बालाकोट में। देखिए, मेरे को इतनी चीजों के बारे में खबर नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, लड़ने आया हूँ, जीत जाऊंगा, फिर मैं जुड़ूंगा, फिर मैं आपको आपके साथ बाकी चीजों पर बहुत सारी बात कर सकता हूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड पास किया गया।
इस बॉन्ड में ऐसा था कि हर पार्टी सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि उनके पास कितना पैसा है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। अच्छा बेटे टिकटॉकिए हो। मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। मजा नहीं आ रहा है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। लेकिन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के कारण जो गवर्नमेंट रूलिंग में थी उनका ज्यादा पैसा हुआ। ये तो इंडिया की प्रॉब्लम की बात होगी, लेकिन अभी चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला सॉल्यूशन यही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सीबीआई, ईडी, उसके साथ ही जुडिशरी प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टीज का या गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, इंडिपेंडेंट बॉडी वो रहे। पब्लिक अवेयरनेस, जैसे इंडिया के लोगों को अवेयर होना चाहिए कि वोट किसको दे। इंडिया के लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इंडिया के लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंडिया के लोगों को इनमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लाडली बहन योजना के तहत हर महिला को 1500 रुपए दिए। तो इससे क्या होगा, इससे जीएसटी महंगाई बढ़ेगी तो वो महंगाई अपने ऊपर ही बैठेगी। ये लोगों को सोचना चाहिए कि फ्रीबीज लेने में किसी का फायदा नहीं है। जब तक गवर्नमेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज, कंपनीज नहीं लाती तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इंडिया के लोगों की एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि लोग लास्ट डे तक तय नहीं कर पाते कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है। लास्ट डे जो पार्टी उनको पैसा देंगी, रोकड़ा देंगी, उस पार्टी की तरफ वो वोट देते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी, ये क्लियरिटी होना चाहिए। ये इंडिया के लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि किस पार्टी को वोट देना है। कुछ लोगों का ओपिनियन मैंने ये भी सुना है कि क्या होगा वोट देकर, कुछ नहीं होगा, वो लोग वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन वोट देना बहुत जरूरी है। जब तक आप वोट नहीं दोगे तब तक डेमोक्रेसी अच्छी नहीं बन पाएगी। 100% वोट कीजिए, वही देश के लिए, आपके लिए और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इंडिया डेमोक्रेसी पे चलती है और डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग लीडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। इंडिया में लाखों केसेस कोर्ट में वैसे ही पड़े हैं। इंडिया की न्याय व्यवस्था पर बहुत ज्यादा काम होना चाहिए। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा काम होना चाहिए। इंडिया के R&D पे बहुत ज्यादा काम होना चाहिए। इंडिया के बजट पे काम होना चाहिए। इंडिया की फ्रीबीज पे काम होना चाहिए। फ्रीबीज कम होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। और एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि देश का एक जागरूक नागरिक बनिए। इंडिया के लोगों में एक बात बहुत बुरी है, कुछ दिन के लिए कुछ मुद्दा याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये बात बहुत गलत है। ये डेमोक्रेसी को खा रही है। बड़े बड़े लीडर डेमोक्रेसी को खा रहे हैं। मैं बहुत लोगों की जुबान से ये सोचता हूँ, जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम सबको पता है बेकार है, लेकिन कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। हर लोग रैट रेस में लगे, लेकिन कोई उसके ऊपर आंदोलन नहीं करता, कोई उसके ऊपर मोर्चा नहीं निकालता। हम किस मुद्दे पे ज्यादा चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट ने हमको ये योजना दी, वो योजना दी, फ्री में अनाज बांट रहे। वो बात गलत है। जब तक आप ये जान नहीं लोगे कि क्या गलत है और क्या सही है, तब तक डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। उसके साथ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हर एक लोग ये जानते हैं कि इंडिया के नेता करप्ट है, तो थोड़ा ध्यान देकर छोटी पार्टियों को वोट दे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस, बड़ी बड़ी पार्टियों को। जो आपकी तरफ काम कर रहा है, जो लड़का, युवा, नेता आपकी तरफ काम कर रहा है, आपके एरिया में काम कर रहा है, उनको वोट दीजिए। तभी इन बड़ी बड़ी पार्टियों को पता चलेगा कि काम करना जरूरी है झूठे वादों से ज्यादा। जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा उसमें यह भी आपने देखा कि कांग्रेस में बहुत सारे करप्ट नेता थे, वो बीजेपी में है। मतलब कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक अकेली बीजेपी खराब है या कांग्रेस खराब है। सभी पार्टियां कुछ ना कुछ खराबियां है, लेकिन आपको ये सोचना है कि इन खराबियों में से अच्छाई किसमें ज्यादा है। अगर 60% अच्छाई किसी में है तो आप उनको वोट दीजिए, और 40% खराबी है तो आप उनको वोट दे सकते हैं। वो आपका डिसीजन है। तो मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो दोस्तों, एट लास्ट मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पॉलिटिक्स में ध्यान दीजिए। थोड़ा देश में क्या चल रहा है, देश की पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही है, इसके ऊपर आवाज उठाइए। जब तक इंडिया के लोग जागरूक नहीं होंगे, देश जागरूक नहीं होगा। ये पॉलिटिकल पार्टी और ये पॉलिटिकल लोग ऐसे ही आम जनता पर हुक्म चलाते रहेंगे। तो देश के बारे में जानिए, देश के पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानिए, और वैसे ही इंडिया में क्या चल रहा है और क्या फ्यूचर है, इंडिया की डेवलपमेंट कहाँ है, इंडिया का फायदा किसमें है, ये सब जानिए। और ये सब जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मुद्दे मैं आपके सामने
लाते रहूंगा। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।